हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में शुरुआत की थी हमने बिजनेस लॉ की एंड वी टॉक्ड अबाउट द पैटर्न ऑफ योर पेपर, द कंटेंट ऑफ योर सिलेबस एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डिस्कस की कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और थोड़ा याद दिला दूं, हमने कहा था a contract is an agreement enforceable by law, section 2H of the Indian Contract Act 1872। और फिर हमने उसको डिस्कस किया कि एग्रीमेंट क्या होता है और enforceable by law क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आज उस डेफिनेशन से अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बीइंग ए टीचर मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, एक एडवाइस मान ले या एक रिक्वेस्ट मान ले कि आपकी ये जो सीए फाउंडेशन की क्लास है ये मॉर्निंग आवर्स में शुरू होती है दोस्तों, सुबह 9 से 11 ये क्लास लग रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि जब आप सुबह पढ़ें थोड़ा जल्दी उठें, नहा धो के तैयार हो, जहां भी आपका स्थान है, मंदिर है, जो भी आप मानते हैं वहां पे प्रणाम करें अगर आप मानते हैं तो, और उसके बाद फिर अपना दिन शुरू करें। देखिए, हम शिक्षा ले रहे हैं तो मेरा मानना है कि ये ऐसा करना आपके लिए फिजिकली भी अच्छा है, मेंटली भी अच्छा है और स्पिरिचुअली भी अच्छा है, मेरा सजेशन। ठीक है, शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर। हम बात कर रहे थे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और मैंने इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको बताई थी। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो इसमें लिखा है कि इट अप्लाइज टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी भी यही लिखा है कि ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ चेंजेस किए गए, उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो वहां पर एक एक्ट अभी पास हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उसकी सेक्शन 95 में एक प्रोविजन डाला गया कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसे एक्ट हैं, उनके स्कोप को एक्सटेंड किया गया और अब वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गए हैं। तो उन्हीं एक्ट में से एक द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। तो अब मैं कह सकता हूं कि हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी अमेंडमेंट होना बाकी है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हिसाब से अब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा। फाइन है, तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन के बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक आप मॉड्यूल में भी देख सकते हैं, वो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने आवश्यक हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आप देखिए अपने मॉड्यूल में टॉपिक नंबर 1.2 है। मॉड्यूल ने एसेंशियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, द एसेंशियल्स विच आर गिवन इन सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अदर एसेंशियल, जो सेक्शन 10 में तो नहीं है लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए वो आवश्यक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। सेक्शन 10 के हिसाब से नंबर 1 इज एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। और अगर मैं अदर्स की बात करूं तो टू पार्टीज, intention to create legal relationship, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning and possibilities of performance. These are essentials of a valid contract. चलिए वन बाय वन इन पे डिस्कशन करते हैं, आज इन्हीं पे बात करनी है। देखें आप मॉड्यूल में सेक्शन 10 दी है। सेक्शन 10 क्या कहती है, उसकी लैंग्वेज क्या है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं, वे सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे विच विल कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल्स, जिनमें ये सारे एसेंशियल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। दोस्तों आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और जब भी आप थ्योरी पढ़ें अंडरलाइन करने की आदत डालें। वहां सबसे पहले लिखा है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये दूसरी बात। तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन,
फोर्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट, और फिफ्थ है आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो यदि किसी एग्रीमेंट में ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिले तो फिर वो उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है एंड दैट बिकम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज एसेंशियल्स वन बाय वन। सबसे पहले देयर मस्ट बी टू पार्टीज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज। ये तो बड़ी आसान सी बात है। अ पर्सन कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। मैं अपने आप को अपनी ही चीज बेच या खरीद नहीं सकता। तो ये तो बड़ी सिंपल और ऑब्वियस सी बात है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। अ सिंगल पर्सन कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके सेकंड पैराग्राफ में केस लॉ का रेफरेंस दिया है, गुजरात वर्सेस रामलाल सन्स एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था, एक फर्म का जब डिसोल्यूशन हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म का, तो उसकी असेट्स उसके पार्टनर्स को दे दी गई। तो टैक्स अथॉरिटीज का मानना था कि ये सेल है क्योंकि फर्म ने पार्टनर्स को असेट्स अपनी बेची है। लेकिन कोर्ट ने कहा, आप भी जानते हैं दोस्तों, फर्म का एग्जिस्टेंस अपने पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस से अलग नहीं होता है। द फर्म हैज नॉट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स एंड असेट्स ऑफ द फर्म आर जॉइंटली ओन्ड असेट्स ऑफ द पार्टनर्स। वो पार्टनर्स की ही जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो जब पार्टनर्स ही फर्म के मालिक हैं, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है और वही डिसोल्यूशन पे आपस में उसे बांट रहे हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बायर एंड सेलर। तो इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, यहां दो पार्टीज नहीं है। आई थिंक क्लियर है। तो सबसे पहला हो गया टू पार्टीज। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिस पर मुझसे कुछ बच्चों ने कल क्वेश्चंस भी पूछे हैं, देखिए, पार्टीज मस्ट हैव इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन। वो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी वाली बात आ रही है। पार्टीज मस्ट इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो लिखूंगा मैं यहां पे, देखिए, यो देखा जाए तो बात आसान है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आप में लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। इफ यू डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, दैट विल नॉट बी एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, मैं आपको मूवी दिखाने का ऑफर करता हूं और आप मुझे डिनर कराने का ऑफर करते हैं। तो ये ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, हमारे बीच में एक प्रॉमिस हो गया, मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, आप मुझे डिनर कराएंगे, ऑल दैट। बट डिड वी इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन व्हाइल एंटरिंग इनटू दिस प्रॉमिस? क्या हम ऐसा सोच रहे थे कि या तो हम सर पे केस कर देंगे या सर हम पे केस कर देंगे? जब मैं अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए प्रॉमिस करता हूं, तो क्या हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का था कि अगर शॉपिंग नहीं कराई तो वो मुझ पे केस कर देगी? नहीं। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल बनाने के लिए पार्टीज की लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन जरूरी होती है। आई रिपीट, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीमेंट में बी ऑफ टू टाइप्स। यू नो, सम एग्रीमेंट्स आर डोमेस्टिक, सोशल, फैमिली एंड फ्रेंडली। और इस तरफ मैं लिख लेता हूं कमर्शियल। समझेंगे आप? हमने एग्रीमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कुछ डोमेस्टिक, सोशल, फैमिली और फ्रेंडली होते हैं। जो एग्रीमेंट्स, जो प्रोमिसेस डोमेस्टिक होते हैं, सोशल होते हैं, फैमिली होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैं अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए, अपने बच्चों को कोई प्राइज देने के लिए, है ना, या अपने फ्रेंड को मैं मूवी के लिए, डिनर के लिए प्रपोज करता हूं। इस तरह के जो डोमेस्टिक, फ्रेंडली, फैमिली, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें वी अज्यूम देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि वो
डोमेस्टिक है, सोशल है, फ्रेंडली है, फैमिली है, लेकिन जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं वहां पे क्या होती है बच्चों? अब बहुत ध्यान से सुनना, मॉड्यूल में नहीं लिखा है। एक्चुअली लॉ क्या कहता है, देखिए ये प्रिजम्पशन वाली बात है। इन द ऑर्डिनरी सेंस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर एग्रीमेंट डोमेस्टिक है, सोशल है, फ्रेंडली है, फैमिली है, तो हम मान के चलते हैं, लॉ अज्यूम, कोर्ट ये मानता है कि आपकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। और अगर बिजनेस रिलेशनशिप है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे आपकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन थी। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रिजम्पशन है। वी प्रिज्यूम दैट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन केस ऑफ डोमेस्टिक, सोशल, फैमिली एंड फ्रेंडली एग्रीमेंट्स, एंड वी अज्यूम दैट देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन केस ऑफ कमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ध्यान रखिएगा, लेकिन बोथ द अजम्पशंस आर रेप्यूटेबल। बोथ द assumptions आर रेप्यूटेबल, यानी अदरवाइज भी पॉसिबल हो सकता है। डोमेस्टिक, सोशल, फैमिली और फ्रेंडली एग्रीमेंट में भी लीगल रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन अगर पार्टीज की ऐसी स्पेसिफिक इंटेंशन हो तो। आज हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है और बाकायदा उसकी लिखा पड़ी हो, स्टाम्प पेपर हो, या वो एक एग्रीमेंट साइन किया जाए, इट मीन्स दे इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो नॉर्मली दे डोंट इंटेंड, but specifically otherwise by written agreement they may intend to create legal relationship. Similarly, अगर आज हम किसी चीज को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो by default there must be an intention to create legal relationship. लेकिन हम अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करके उस लीगल रिलेशनशिप को नलीफाई भी कर सकते हैं। मैं पहले इधर आ जाता हूं, आपके मॉड्यूल में एक केस दे रखा है, देखिए तो, बालफोर वर्सेस बालफोर, है ना, यहां लिखता हूं मैं। बालफोर वर्सेस बालफोर, थोड़ा आइडिया दे दूं आपको क्या है। ये दो पर्सन्स के नेम है, हस्बैंड वाइफ है, कपल था। मिस्टर बालफोर जो हैं, उनकी श्रीलंका में जॉब थी, वो सिविल इंजीनियर थे, उनकी वाइफ भी उनके साथ ही रहती थी। फिर वो वेकेशंस में अपने घर इंग्लैंड आते हैं, और इंग्लैंड में आने के बाद क्या होता है, मिसेस बालफोर को कोई डिजीज हो जाती है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, उनको आर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियों से रिलेटेड ये बीमारी होती है। तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको इंग्लैंड में ही रुकना चाहिए, श्रीलंका नहीं जाना चाहिए। बट मिस्टर बालफोर हैड टू रिटर्न बैक टू श्रीलंका फॉर हिज जॉब। तो जब मिस्टर बालफोर इंग्लैंड से श्रीलंका आते हैं, तो वो अपनी वाइफ को एक प्रॉमिस करते हैं कि वो हर महीने उनको 30 पाउंड भेजा करेंगे। ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मंथली वो 30 पाउंड उनको सेंड करेंगे। सो दिस वाज ए डोमेस्टिक एंड फैमिली अरेंजमेंट। कुछ समय बाद उन्होंने वो पैसा भेजना बंद कर दिया और उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस कर दिया। तो फिर ज्यादा डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं। फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जब मिस्टर बालफोर ने ऐसा प्रॉमिस किया, तो इट वाज प्योरली अ फैमिली अरेंजमेंट और लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन यहां पर नहीं था। देयरफॉर मिस्टर बालफोर वाज नॉट लायबल टू पे दिस अमाउंट, क्योंकि उनके बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। गॉट द पॉइंट? सो एक बार मैं रिवाइज कर दूं, बता दूं क्या है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक, सोशल, फैमिली एंड फ्रेंडली एग्रीमेंट्स, we assume, we presume that there is no intention to create legal relationship. बालफोर वर्सेस बालफोर का केस है, लेकिन ये जो assumption है ये रेप्यूटेबल है। आप एग्रीमेंट में प्रोवाइड फॉर करके अदरवाइज भी प्रूव कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं। अगर मैं कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करूं, तो हमने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप अदरवाइज इसे प्रूव करके लीगल रिलेशनशिप को रेब्यूट भी कर सकते हैं। इसका भी एक केस है, रोज एंड फ्रैंक वर्सेस क्रॉम्पटन। रोज एंड फ्रैंक वर्सेस शॉर्ट में ही बताऊंगा मैं आपको। इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, ये बिजनेस एग्रीमेंट था, ट्रांजैक्शन था एजेंसी को लेके किसी, लेकिन इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में, एग्रीमेंट में ऐसा लिख दिया कि दिस एग्रीमेंट
विल नॉट गिव राइज टू लीगल रिलेशनशिप। यानी ये सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, किसी डिस्प्यूट के केस में आप हमारे खिलाफ केस नहीं कर सकते, हम आपके खिलाफ केस नहीं कर सकते, दिस विल नॉट बी लीगली बाइंडिंग ऑन अस। तो फिर जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कह दिया भाई क्योंकि आपने अदरवाइज एग्रीमेंट में इस चीज को लिख दिया है, इसका मतलब आपकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। समझ गए? तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, डोमेस्टिक है, इंटेंशन नहीं है, कमर्शियल है, इंटेंशन है, बट बोथ द अजम्पशंस आर रेप्यूटेबल, अदरवाइज भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद आसान है, थर्ड पॉइंट सेज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। अदर फॉर्मेलिटी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एज सच फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई लिखा पढ़ी स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं होती है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी स्पेसिफिक लॉ में अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी लिखी है then you have to comply with that legal formality to make a valid contract. Like आपके मॉड्यूल में दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा। लाइक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी ऑनरशिप आपको तब तक नहीं मिलती है जब तक उसकी टाइटल डीड आपके फेवर में रजिस्टर ना हो जाए। तो जहां किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट में कोई लीगल फॉर्मेलिटी हो तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, और अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। नंबर 4 आसान है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देखिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसका मीनिंग सर्टेन होना जरूरी है। या तो मीनिंग सर्टेन होना चाहिए या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज अनसर्टेन है, उसमें एम्बिग्विटी है, वेग है, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, तो फिर हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। मैं एक ऑयल मर्चेंट हूं, मैं आपको 100 टिन ऑफ ऑयल बेचने का ऑफर करता हूं एट द रेट ऑफ 150। आई ऑफर टू सेल यू 100 टिन्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 150। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, मैं तो एक ऑयल मर्चेंट हूं, मैं मस्टर्ड ऑयल बेच रहा हूं, सोया ऑयल बेच रहा हूं, ग्राउंड नट ऑयल बेच रहा हूं, कौन सा ऑयल मैं आपको बेचना चाहता हूं, द मीनिंग इज नॉट सर्टेन। समझ गए? तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब उसका मीनिंग सर्टेन हो। ठीक है, इजी बात है। नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ये भी बड़ा आसान पॉइंट है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वही वैलिड होता है विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, जिसे परफॉर्म किया जा सके। जिसकी परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड कैसे हो सकता है? आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, या मैं ला दूंगा, ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको दवाई देता हूं जिससे आप सीए में एक ही अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको दौड़ के बताऊंगा। आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको खजाने का नक्शा, खजाने का पता बताऊंगा। इन द आइज ऑफ लॉ दीज आर इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्पॉसिबिलिटी लीगल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी चीज को बैन कर रखा है, वो मैं आपको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूं, क्योंकि लीगली उसे परफॉर्म करना तो इम्पॉसिबल है। सो द पॉइंट इज फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल। इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। गॉट द पॉइंट? अब इसका एक और एस्पेक्ट सुन लीजिए, इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझिए। मैंने आपसे कहा बच्चों आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको आसमान से चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। बच्चों आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको दवाई दूंगा जिससे आप सीए में पास हो जाएंगे। आप लोगों ने मुझे पैसे दिए और मैं चांद तारे तोड़ के नहीं ला पाया, या मैंने आपको दवाई नहीं दी, या मैंने दी और आप पास नहीं हुए, क्या आप मुझ पर केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इन्फोर्सिएबल तभी होता है जब उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल हो, और चांद तारे तोड़ के लाना, इस तरह की कोई दवाई देना, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वो आपकी गलती है कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया,
फाइन इनफ। आगे और डिटेल में बात करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको दिए हैं। नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये तो बड़ा आसान है, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही यही होती है। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विद ऑफर, और ऑफर के बाद ही उस पर एक्सेप्टेंस दी जाती है। सो नथिंग टू डिस्कस हियर। सेकंड पॉइंट आपके काम का है फ्री कंसेंट। समझाता हूं। देखिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कंसेंट, देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसेंट, एंड देयर मस्ट बी, बहुत ध्यान से समझनी है आपको बात, हालांकि इन पे पूरे चैप्टर पढ़ेंगे हम, अभी तो हम सुपरफिशियली बात कर रहे हैं। देयर मस्ट बी कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या बच्चों? सिंपली टू एग्री, ठीक है ना? क्योंकि जब तक दो पार्टी एग्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? मैं बेचना चाहता हूं, आप खरीदना नहीं चाहते, आप खरीदना चाहते हैं, मैं बेचना नहीं चाहता हूं, तो जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो देयर मस्ट बी कंसेंट ऑफ पार्टी। लेकिन खाली कंसेंट से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने क्या बोला? म्यूचुअल कंसेंट। और इसे लैटिन, आपको लॉ में कई लैटिन फ्रेजेस देखने को मिलेंगे, इसे लैटिन लैंग्वेज में कहा गया है कंसेंसस एड आइडम। इसे कहा गया है कंसेंसस एड आइडम। देखिए लिखा भी होगा वहां पे, है ना? कंसेंसस एड आइडम, इसका मतलब होता है म्यूचुअलिटी ऑफ माइंड। खाली कंसेंट नहीं, हमें म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। दो लोगों की कंसेंट एक ही मैटर पे एक जैसी होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, मेरी i10 सेल करना चाहता हूं, आप मुझसे मर्सिडीज खरीदना चाहते, मैं बेचना चाहता हूं कार, आप खरीदना चाहते हैं कार, लेकिन दिक्कत हो गई, मैं i10 सेल करना चाहता हूं, आप मर्सिडीज परचेज करना चाहते हैं। कंसेंट मेरी भी है बेचने की, कंसेंट आपकी भी है खरीदने की, लेकिन वो कंसेंट म्यूचुअल नहीं है। कंसेंट शुड बी ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेंस भी वही होना चाहिए, चीज भी वही होनी चाहिए। मैंने कहा क्या आप मेरी कार लेंगे? मैं बेचना चाहता हूं, आपने कहा हाँ ले लेंगे, आप किराए पे लेना चाहते हैं। दोनों का सेंस अलग अलग हो गया। मेरी बेचने की कंसेंट है, आपकी किराए पे लेने की कंसेंट है, नॉट म्यूचुअल कंसेंट। तो कंसेंट का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है ना? तो जब दो लोगों के माइंड एक ही चीज पर एक ही तरीके से आपस में मिलते हैं, म्यूचुअलिटी ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइडम। तो पहली बात कंसेंट होनी चाहिए, दूसरी बात दोनों की म्यूचुअल होनी चाहिए, और तीसरी बात वो फ्री होनी चाहिए, उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए कंसेंट पे, है ना? अब देखना पड़ेगा हमें थोड़ा, मैं यहां लिखता हूं, कंसेंट इज नॉट फ्री इफ कॉज्ड बाय, थोड़ी जगह चाहिए मुझे। नंबर 1, ठीक है? लॉ कहता है कंसेंट इज नॉट कंसिडर्ड फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करते समय पार्टी की कंसेंट इनमें से किसी तरीकों से ली है तो फिर उसे फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। कॉर्शन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर, थ्रेटनिंग। जैसे आपने किसी को गन पॉइंट पे बंदूक दिखा के उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया, आपने उसको मारने पीटने की धमकी देके उसके साथ एग्रीमेंट किया, आपने किसी के
बच्चे का अपहरण कर लिया और फिर उसको आप मजबूर कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी बेचे, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वरना उसके बच्चे को आप मार देंगे। तो इस तरह के जो फिजिकल प्रेशर और टॉर्चर होते हैं उन्हें कॉर्शन कहा जाता है। विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दिस। दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एज द नेम सजेस्ट, अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करना। आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, मैं आपसे बड़ा हूं, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी एक पोजीशन है, और अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करके आप पे दबाव डाल के अगर मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं वो गलत है। योर कंसेंट इज नॉट फ्री, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा है फ्रॉड। मैं चीटिंग करके, झूठ बोल के आपकी कंसेंट को आपके साथ एग्रीमेंट करूं तो वो फ्रॉड है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब भी मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दूं, मैं कहूं ये घड़ी मैं फॉरेन से लाया हूं, ये 50,000 रुपए की है और आपको मैं दे दूं। किसी आइटम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करना। देखिए दोनों सेम होते हैं, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। फर्क इतना होता है कि फ्रॉड इंटेंशनली होता है, जानबूझ के किया जाता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन बोनाफाइड होता है, अनजाने में किया जाता है। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाती है। और आखिरी है मिस्टेक। किसी चीज को लेके अगर पार्टीज के बीच में कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई। फॉर एग्जाम्पल मेरा फार्म हाउस है, वहां पे कुछ घोड़े हैं और मैं घोड़ा आपको बेचने की बात कर रहा हूं, हम दोनों आपस में डील कर रहे हैं घोड़े के बारे में, हमें पता ही नहीं कि वो कल रात में मेरे फार्म हाउस पे बिजली गिरी थी और घोड़ा मर गया। सो व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस। जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं थी उसको लेके एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? वी बोथ वर एट अ मिस्टेक, हम गलती कर रहे थे वो एग्रीमेंट करके। तो मैं कहूंगा, अभी हम बार बार कह रहा हूं, ये सब सुपरफिशियली हम पढ़ रहे हैं। अभी आपको यही ध्यान रखना है कि इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्री। क्या क्या चीजें हैं जो कंसेंट को विशिएट करती हैं? कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ठीक है ना? फाइन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। एक वर्ड और एक तो मॉड्यूल में लिखा है ताकि आपको याद रहेगा, वाइडेबल। वाइडेबल, वाइडेबल, वाइडेबल और वाइड। हालांकि ये सब पढ़ा नहीं है कि हमने पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए लिखा है, इसलिए बता देता हूं। वर्डेबल मतलब होता है आपकी इच्छा पे। जैसे मैंने आपको मेरे पास सिल्वर की रिंग थी, लेकिन मैं धोखे से गोल्ड की बता के आपको बेच दी, तो बेच तो दी, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। अब जब मैटर कोर्ट में जाएगा तो ये एक्चुअली आपकी इच्छा पे है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है ना? आप चाहें तो रख लीजिए उसे वैलिड मान के, हो गया जो हो गया। और अगर आप चाहें कि नहीं भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आपकी डिस्क्रिप्शन है। मैंने आपको धमकी देके और आपका मकान खरीद लिया आपसे 50 लाख रुपए में, ठीक है, धमकी दी, मकान खरीद लिया, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें कि चलो कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, तो वैलिड मान लीजिए, और नहीं आप उसे प्रोटेस्ट करते हैं तो कोर्ट केस कर दीजिए, तो कैंसिल हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं वॉइडेबल। आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपकी इच्छा पे उसे वैलिड भी मान सकते हैं और कैंसिल भी करा सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में मिस्टेक है, कोई गलती हम दोनों ने कर दी है, तो फिर वो एग्रीमेंट कैंसिल ही होगा, वो वॉइड हो जाएगा। फाइन। तो हमने पढ़ा कि भाई कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए और म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट फ्री कब नहीं होती है? व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ये भी इज इजी पॉइंट। द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अभी लॉ क्या कहता है कि भाई हर बंदा कॉम्पिटेंट है, सब में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, सब कर सकते हैं लीगली, एक्सेप्ट 3 कैटेगरीज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेशली 3 कैटेगरी के लोगों को एक्सक्लूड किया है जिनमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती। आप देख सकते हैं, नंबर 1 माइनर, नंबर 1 माइनर। तो अगर कोई बंदा मेजर नहीं हुआ है, वो माइनर है, यानी उसने अपनी एज के 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ही इज नॉट कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो मेंटली रिटार्ड है, अनसाउंड माइंडेड है, तो ही इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा
इफ पर्सन इज अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, यानी लॉ ने उसको स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई किया हो, जैसे कोई क्रिमिनल है या मान लीजिए कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, तो लॉ उसे स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई करता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। गॉट द पॉइंट? तो पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंडेड और तीसरा पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इनकी डिटेल फिर हम रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में और बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। ये तो आसान पॉइंट है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। अगर मैं आपको अपना मोबाइल दे रहा हूं तो मुझे भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर आप हमें पैसे दे रहे हैं तो आपको भी तो बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और वो जो कुछ ना कुछ है दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है? तो लैटिन लैंग्वेज में कंसिडरेशन को कैसे लिखते हैं? क्विड प्रो को। किसके बारे में लिखा है मैंने? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है क्विड प्रो को। लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में भी, आप देख सकते हैं। और क्विड प्रो को का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। बदले में कुछ तो होना ही चाहिए बदले में। मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं, मुझे कुछ मिलना चाहिए। आप हमें फीस दे रहे हैं, आपको कुछ मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है? नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ये भी आसान है। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। देखिए, अनलॉफुल तो वैसे ही लीगल नहीं होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसका पर्पस और उसका कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होना चाहिए। ठीक है ना? हम दो लोगों ने मिलके आपस में एग्रीमेंट किया कि चलो यार, अपन मिलके क्या करेंगे, लोगों को लूटेंगे, उनको चीटिंग करेंगे, उनको मारेंगे, उनसे पैसे छीनेंगे, और जो भी पैसा आएगा वो आपस में आधा आधा बांट लेंगे। योर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। आप गलत पर्पस के लिए एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो लीगल हो ही नहीं सकता। कंसिडरेशन, आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको स्मगल्ड गुड्स लाके देता हूं या आपको स्मैक लाके देता हूं। अनलॉफुल कंसिडरेशन। आपको 1 लाख रुपए के बदले में इलीगल चीज मिल रही है, अनलॉफुल कंसिडरेशन। दोनों ही चीजों का लॉफुल होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो, कंसिडरेशन भी लॉफुल हो, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिखा है यहां पे कि भाई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है? और फिर आखिरी पॉइंट कहता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। आप जिस चीज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द एक्ट, क्योंकि लॉ ने ही अगर उसको प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, तो फिर वो काम आप कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या लिखा है इसके सेकंड पैराग्राफ में। थ्रेट टू कमिट मर्डर, किसी को मर्डर करने की धमकी देना किसी का। मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी मैटर स्टेटमेंट, यानी किसी को बदनाम करने की साजिश करना, न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ कुछ छाप देना, है ना, उसको डिफेम करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करना। एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इलीगल, ऐसे काम करना जो जनता के हित, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, इलीगल है। सिमिलरली एनी एग्रीमेंट विच आर इन रेस्ट्रेंट ऑफ कुछ मिसप्रिंट है मेरे पास, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग एटसेट्रा, यानी ऐसे कोई भी एग्रीमेंट, रेस्ट्रेंट मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, जो किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हो बिजनेस करने से, ट्रेड करने से, लीगल प्रोसीडिंग्स लेने से, ये सब वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनमें से हर एक टॉपिक के हमको सेपरेट चैप्टर पढ़ना है, तो जैसे जैसे सीक्वेंस आएगी हम बात करेंगे। अभी आपको सुपरफिशियली नहीं ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आज क्या पढ़ा? एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, सिंगल बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि वो आगे नहीं आएगा, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब पार्टीज की लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन हो। मैंने बता दिया आपको फैमिली में क्या होता है, कमर्शियल में क्या होता है, केस लॉज बता दिए।
तीसरा था अदर फॉर्मेलिटीज, अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हो तो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ नहीं है, किसी दूसरे एक्ट में हो तो ठीक है, कर लेंगे उसको। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब उसका मीनिंग सर्टेन हो। अनसर्टेन है, एम्बिगुअस है, मैं बेचूंगा, क्या बेचूंगा, नॉट सर्टेन, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट में जो टास्क है, जो एक्टिविटी है, उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए, अगर वो इम्पॉसिबल है तो वो वैलिड नहीं है। फिर हमने पढ़ा ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कंसेंट होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट कब नहीं होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। कॉर्शन मतलब फिजिकल प्रेशर, टॉर्चर, किसी को धमकी देना, थ्रेटन करना, मारना, पीटना, अपहरण करना। अंडू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी सुपर पावर, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। फ्रॉड, जानबूझ के किसी को धोखा देना। मिस रिप्रेजेंटेशन, अनजाने में, अनइंटेंशनली कोई गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करना, और मिस्टेक मतलब गलती। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने पढ़ा पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कंसिडरेशन होना चाहिए, बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होने चाहिए, एंड एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ, वो एग्रीमेंट स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। गॉट इट? आज इतना ही रखते हैं, अच्छे से मॉड्यूल में से पढ़िए, जहां आपको डाउट होता है मुझसे पूछिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे चलेंगे। थैंक यू।